आकांक्षी जिला चंबा में विकास के कार्यों की समीक्षा हेतु बैठक का आयोजन चंबा के बचत भवन में किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिला के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में चंबा सदर विधायक पवन नेयर, भटियात विधायक विक्रम जरियाल, भरमौर के विधायक जियालाल, उपायुक्त चंबा डीसी राणा व जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, जीवन ज्योति योजना व अन्य योजनाओं का लाभ जिला के लोगों को कितना मिल रहा है पर चर्चा की गई। साथ ही बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को गति देने को लेकर भी केंद्रीय मंत्री द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरा होने पर जो 8 वर्षों में सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के क्षेत्र में सरकार के द्वारा ये योजनाएं बनाई गई, उन वर्ग के लोगों के लिए योजनाओं का लाभ दिलाने की जो शुरुआत की गई 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब शपथ ली गई और लोकसभा के सेंट्रल हॉल में जाने के लिए वो पहले दिन जब चले, उन्होंने सबसे पहले लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर पर सीढ़ी को नमन किया, पहली सीढ़ी को, और नमन करने के बाद वो लोकसभा के सेंट्रल हॉल में गए। वहां पर उन्होंने एक बात कही थी अपने संबोधन में, मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार। सामान्य रूप से जब लोकसभा के चुनाव आते थे और चुनाव के समय विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा लोक लुभावने वायदे करने का काम किया जाता था। गरीबी हटाओ का नारा इतने बार दिया गया पूर्व में, लेकिन गरीबी हटाने का कोई कदम नहीं उठाया गया। इन 8 सालों में पहली बार लोगों ने देखा, गरीबों ने यह देखा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने समाज के हर वर्ग के लोगों की चिंता की, देश के प्रत्येक कोने के बारे में विचार किया। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, एक राष्ट्र एक परिवार और राष्ट्र प्रथम। पूरे देश को एक परिवार मानते हुए कि इस देश में रहने वाले जो बंधु बांधव हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनके कल्याण के लिए सरकार उनके लिए बनी है। जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता स्व और समाज में से स्व पीछे और समाज पहले, इस भावनाओं के साथ में जब काम किया गया तो हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लगभग 3 करोड़ मकान देश में बनाए गए। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग जो बरसों से सपना देखते थे कि कभी हमारा मकान बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, कभी हम पक्की छत के नीचे अपनी रातें गुजार पाएंगे, या बारिश के समय हम जिस तरह से पानी घरों में टपकता था, उस टपकते पानी में कभी सामान यहाँ रखते थे, कभी वहां रखते थे, इससे हमको कभी बचना हो पाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना से जो शुरुआत की, उस शुरुआत का परिणाम आज पूरे देश में दिखा देता है। जाति, भाषा, वर्ग, प्रांत, सारे चीजों से ऊपर उठकर जो भी पात्र हैं उन पात्रों को योजना का लाभ पहुंचाना है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना से केवल आवास नहीं, उसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन भी परिवार में पहुंचे। लगभग 9 करोड़ गैस के कनेक्शन भी परिवारों में पहुंचाए गए, गरीब परिवारों में। स्वच्छता अभियान से
शौचालयों का निर्माण, आवास योजना के अंतर्गत बने आवासों में के साथ ही साथ स्वच्छता अभियान में शौचालय का निर्माण, स्कूलों के साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में, स्वच्छता अभियान में आवास योजना के अंतर्गत शौचालय भी बना, गैस का कनेक्शन पहुंचा। जल जीवन मिशन योजना से और इस उज्ज्वला योजना में लगभग 9 करोड़ गैस कनेक्शन जहां पहुंचे, वहीं स्वच्छता अभियान में 11 करोड़ शौचालय बनाए गए। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हमारे देश में बहुत सारे अंचल ऐसे हैं जहां कम बारिश होती है, सूखा पड़ता है, और एक बार अगर मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड और राजस्थान उड़ीसा में कई क्षेत्र ऐसे हैं कि एक साल बारिश हो जाती है तो कई बार एक 2 साल लगातार जो है ना बारिश नहीं होती है। एक पेयजल का गंभीर संकट, जनजीवन को चलाने का गंभीर संकट परिवारों के समक्ष खड़ा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन योजना से गांव में घरों में नल से जल पहुंचे और नल से घर में व्यक्ति टोटी से घर में वो पानी प्राप्त करें। घर में कई बार हम देश के कई हिस्सों में देखते थे कि हमारी बहनें 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर एक गगरी पानी लेने के लिए जाती थी। परिवार की कोई छोटी बच्ची भी जो है ना सर पर गगरी रखकर वो अपनी माँ के साथ और बहनों के साथ जाती थी। आज जल जीवन मिशन योजना से गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पाइपलाइन से नल घरों में नल पहुंचाया जा रहा है, नल से पानी प्राप्त हो रहा है, शहरी क्षेत्रों में भी अमृत योजना से इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, नदियों को आपस में जोड़ने की योजना उनके द्वारा बनाई गई थी। और वो योजना इसलिए बनाई गई थी कि हमारे देश में कहीं सूखा होता है, कहीं बाढ़ आती है। जहां बाढ़ आती है वो तबाही लाती है, जहां सूखा पड़ता है वहां पीने का पानी नहीं होता। नदियों को आपस में जोड़ करके ऐसी जो नदियां जहां पर बाढ़ आती है, उन बाढ़ग्रस्त वाले नदियों को आपस में जोड़कर जहां सूखा पड़ता है वहां पर पानी पहुंचाया जाए। बीच में यूपीए की सरकार आई, योजना को रोक दिया गया। मैं बुंदेलखंड से आता हूं और बुंदेलखंड में अक्सर सूखा पड़ता रहता है। 10 वर्ष तक जब तक यूपीए की सरकार रही, इस योजना को रोक दिया गया था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो नदियों को आपस में जोड़ने की योजना आदरणीय प्रधानमंत्री अटल जी के द्वारा बनाई गई थी, उस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। और मध्य प्रदेश की केन बेतवा नदी को जोड़ने का काम प्रथम चरण पर लिया गया था आदरणीय श्रद्धेय अटल जी के द्वारा। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि का आवंटन करके वो नदियों को आपस में जोड़ने का काम, जहां केन बेतवा के लिए 44,000 करोड़ रुपया दिया गया, वहीं देश की और बाकी ऐसी नदियों को जोड़ने के लिए भी उन अलग अलग स्थानों के लिए उन योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक बदला हुआ भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, उनके मार्गदर्शन में हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना किसी गरीब परिवार के घर में अगर किसी सदस्य को किडनी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हार्ट की बीमारी हो जाती है, एक बड़ा एस्टीमेट डॉक्टरों के द्वारा बताया जाता है। वो गरीब बेचारा इतना महंगा इलाज नहीं करा सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना बनाई और जिन लाभार्थियों के ये इस योजना के अंतर्गत कार्ड बने, आज वो 5 लाख रुपए तक का इलाज केवल सरकारी अस्पताल में नहीं है, बल्कि पैनल में जो प्राइवेट अस्पताल भी शामिल किए गए हैं, वो व्यक्ति प्राइवेट सरकारी अस्पताल के साथ ही साथ प्राइवेट अस्पताल में भी आज अपना इलाज करा रहा है। उसको लगता है कि हमारा कोई संरक्षक है। तो बहुत बड़ी मात्रा में हमने देश में देखा कि बेटियां 7वीं 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देती थी। इस पर जब अध्ययन कराया गया तो कि बड़ी संख्या में बेटियां पढ़ाई इसलिए छोड़ देती थी, स्कूलों में शौचालय नहीं हुआ करता था।
अब वो बेटियां शौचालय नहीं जा सकते हैं। घर से जब स्कूल जाती थी तो पानी पीकर नहीं जाती थी। वो पानी पीकर इसलिए नहीं जाती थी कि विद्यालय में कहीं व्यवस्था नहीं है और हम इतनी देर तक फिर हम कैसे रहेंगे, तो पानी पीकर नहीं जाती थी। पेट में पानी नहीं होता था, पेशाब को रोक कर रखती थी। शोध में निकल के आया है कि बड़ी संख्या में बेटियां जो पानी रोकती थी, पेशाब नहीं जाती थी, उनको किडनी की बीमारी, और इसीलिए सारे स्कूलों में शौचालय बनाने के काम को प्राथमिकता दिया गया। आज बेटियों की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बढ़ाया गया, आज बेटियां शिक्षित होकर अपने परिवार को स्वावलंबन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जो बच्चियों का पढ़ाई का प्रतिशत कम रहता था, आज वो पढ़ाई का प्रतिशत भी बढ़ रहा है, और जो बेटे और बेटियों के बीच में जो लिंगानुपात में अंतर था, आज वो अंतर भी कम हो रहा है। पहले जब घरों में बेटा होता था तो बाजे बजवाए जाते थे, मिठाई बांटी जाती थी, और बेटी होती थी तो परिवार के लोग चुप रह जाते थे। लेकिन इस अभियान को जब आगे बढ़ाया, समाज में एक जागरूकता का अभियान चलाया गया, तो आज बेटियों के पैदा होने पर भी पूरा खुशियां मनाई जाती हैं। और बेटियों ने अपने परिश्रम से, पुरुषार्थ से इस बात को साबित करके दिखाया है कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो डॉक्टर का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, वकील बनने का क्षेत्र हो, स्पेस में जाने का क्षेत्र हो, अंतरिक्ष में जाने का क्षेत्र हो। समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बेटियों ने अपनी दक्षता को प्रदर्शित करके और बेटियों के इस आत्म स्वाभिमान के भाव को आगे बढ़ाया, माता पिता के गौरव को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। पैर कट गए, एक कट गया, कई बार दोनों पैर कट गए, उनके कृत्रिम पैर लगाए जाना। कोई शारीरिक रूप से ऐसा दिव्यांग है कि वो चल नहीं पाता, तो उसके लिए व्हील चेयर उपलब्ध कराना। कोई खड़ा तो पाता लेकिन चल नहीं पाता, उसको बैशाख उपलब्ध कराना। जो कम सुन पाते हैं उनके लिए कान की मशीन उपलब्ध कराना। जो 80% जिनकी दिव्यांगता है मेडिकल बोर्ड में, जिनको प्रमाण पत्र दिया गया, उनको मोटराइज ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराना। वो मोटराइज ट्राईसाइकिल के माध्यम से वो अपनी गतिविधियों को बढ़ा सके। हमने लगभग देश के 22 लाख दिव्यांगजनों को लगभग 13 करोड़ की लागत से और देश भर में कैंप लगाकर ये सहायक उपकरण वितरण करने का काम विभाग के द्वारा किया गया, और ये निरंतरता के साथ में इस काम को किया जा रहा है। जो 80% से ज्यादा दिव्यांगता होती है, उनके लिए जब ट्राई मोटराइज साइकिल जो उपलब्ध कराई गई, हमने देखा कई दिव्यांगजन जो घर पर बैठे रहते थे, परिवार के लोग शादी में जाते थे, मंदिर जाते थे, कोई परिचित अस्वस्थ हुआ अस्पताल में देखने जाते थे, वो बेचारा दिव्यांग भाई बहन वो घर में बना रहता था। उसके मन में आता था मैं कभी चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, मैं बाहर जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। तो ये मोटराइज साइकिल जब उपलब्ध कराई गई, अब ऐसे दिव्यांग उस मोटराइज साइकिल पर बांधकर, कोई प्लास्टिक का ढेर सारा दैनिक जनोपयोगी सामान बांधकर उसको गांव के हाट बाजारों में जाकर, शहरों के गलियों में जाकर उसको बेचने का काम करने लगे। कोई रेडीमेड कपड़ों की पोटली उस पर लेकर उसको गली गली जाकर और साप्ताहिक हाट बाजार में जाकर उसको बेचने का काम करने लगे। कोई शिक्षित घर पर रहकर ट्यूशन का काम करते थे, आज वो उस गाड़ी से और 4 स्थानों पर जाकर ट्यूशन करने लगे। वो स्वावलंबी बन गए, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और आत्मनिर्भर बनने के साथ ही साथ पहले परिवार के लोग उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब इस रास्ते पर चलकर उनके जीवन में जब सुगम्यता आई, वो स्वावलंबी बने। अब वो दिव्यांग जब घर पर जाता है तो घर के लोग उससे कहते हैं कि तुम इसको छोड़ो, हम इसको सामान को उतार रहे हैं, इसको खोलकर हम घर पर वहां भीतर घर के जाओ, भीतर जाओ, मुंह हाथ धो, चाय पियो। आज उसको सम्मान भी मिलने लगा है। एक और जहां वो व्यक्ति स्वयं आत्मनिर्भर हो रहा है, परिवार को अपना आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपना सहयोग दे रहा आर्थिक दृष्टि से, तो व्यक्ति अकेला आत्मनिर्भर नहीं होता। जब एक व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है तो परिवार आत्मनिर्भर होता है, समाज आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ता है, और ऐसे जब अनेकों परिवार आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ते हैं तो देश को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपना योगदान देते हैं। हमारे जो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बच्चा पैदाइशी होता है
और वो सुन नहीं पाता है। बच्चा देखने में स्वस्थ लगता है, वो देख रहा है, हाथ पैर चला रहा है, बड़ी मुख वाणी से वो हम परिवार के सदस्यों की तरफ देखता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 2-3 महीने का होता है, माँ कोई शब्द बुलाती है, छुटकी बजाती है, कुछ झुंझुना बजाती है, लेकिन वो बच्चा जो है ना उस झुंझुने की तरफ देखता है, ना माँ ने बुलाया, ना उसकी शब्द की तरफ उसका ध्यान जाता है। तब फिर परिवार के लोगों को लगता है कि ये बच्चा जो है ना सुन नहीं पा रहा है, तो ना ही कुछ, जो बच्चा सुन नहीं पाता वो बोल नहीं पाता। अभिभावक चिंतित होते हैं, उसको लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर का परीक्षण करते हैं, बताते हैं कि ये बच्चा सुन नहीं सकता। ऐसे जो बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए विभाग के द्वारा कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी का एक प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया और अभी तक लगभग 4000 से ज्यादा बच्चों का ये कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कराने का काम किया गया। मैं पिछले दिनों कानपुर गया था, वहां पर मैं ऐसे कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी जो बच्चे हुए थे उनको हमने लगभग 100-150 बच्चों को वहां पर बुलाया था। और मुंबई में हमारा एक राष्ट्रीय संस्थान है अलियावर जंग, उस संस्थान पर भी हमने ऐसे पेरेंट्स को, बच्चों को और उन चिकित्सकों को जिन्होंने ये कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी की उनको बुलाया गया था। मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, वहाँ पर अभिभावक अपने बच्चों के साथ में बैठे हुए थे। एक बच्चा बहुत अच्छे से मूवमेंट कर रहा था, काफी चहलकदमी कर रहा था। मैंने उस माँ बहन से पूछा, बहन ये बच्चा जब बोलता नहीं था तो आप लोगों को कैसे एहसास हुआ था कि ये बच्चा सुन नहीं पा रहा है, इस कारण से बोल नहीं पा रहा? तो उस बहन ने बताया कि हम लोगों ने खूब एक्टिविटीज की, डॉक्टर को जाकर दिखाया, तो हमारे जीवन में एक परिवार में एक निराशा सी आ गई थी कि हम लोग जब तक हैं तो ठीक है, लेकिन हम अगर जब नहीं रहेंगे हमारा बच्चा जीवन कैसे निकालेगा, ये सुन नहीं पाता है, बोल नहीं पाता। फिर हमको भारत सरकार की सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की इस योजना के बारे में जानकारी मिली। जाकर वहाँ डॉक्टरों ने परीक्षण किया, फिर हमको बुलाया। पहले हम लोग गए तो परीक्षण करने के लिए बुलाया, फिर बाद में हमको ऑपरेशन की डेट के लिए बुलाया गया। और वहाँ पर इस बच्चे का ये कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी होने के बाद फिर बाद में फॉलोअप के लिए बुलाया। मैंने पूछा, बहन जब ये इम्प्लांट सर्जरी होने के बाद ये बच्चा जब पहला शब्द बोला था, तो पहला शब्द सुनने के बाद आप लोगों ने किस तरह की अनुभूति की थी? मैंने बहन से पूछा तो बहन की आंखों में आंसू आ गए और उस बहन ने कहा कि जब इस बच्चे ने पहला शब्द बोला पापा, बोले पापा बोला तो इसके पापा इतनी देर तक रोते रहे, उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हमारे जीवन की खुशियों का, हमारे परिवार की शायद वो सबसे बड़ा क्षण था। हमारे लिए वो दिन दीपावली से कम नहीं था, हमारे लिए वो पल होली से कम नहीं था। हमारे जीवन की, परिवार की सबसे बड़ी खुशियां हमारे परिवार में आई थी। लगभग 6-6.5 लाख रुपए का खर्च इसमें आता है और वो सारा का सारा खर्च भारत सरकार उठाती है। भगवान न करे आप लोगों के गांव में, आपके बस्ती में कोई इस तरह का बच्चा देखने में आए, लेकिन कहीं अगर कोई ऐसा बच्चा हो तो समाज कल्याण विभाग यही चंबा से ही संपर्क करने का प्रयास करना। ये हमारे जो इसके लिए हमारा विभाग काम कर रहा है उससे संपर्क करके उसको परीक्षण के लिए, उसके पहले परीक्षण कराएंगे फिर उसके, और ये बच्चे का ऑपरेशन 0 to 5 ईयर तक, 5 वर्ष तक के बच्चे का ही ऑपरेशन ये सक्सेस हो पाता है। आप समाज के चौथे स्तंभ के रूप में काम करते हैं, आप भी इस दिशा में आप अपना योगदान ऐसे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने में। एक नशा मुक्ति केंद्र पूरे देश में एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो नशे का बढ़ता हुआ कारोबार। नशे के कारोबारी अपने आर्थिक लाभ लेने के लिए देश की युवा पीढ़ी को जिस दिशा में ढकेलने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है, ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हमारे सामने दो समाज के सामने चुनौतियां हैं। एक और कैसे नशे की ओर बढ़ते हुए हमारी युवा पीढ़ी को उसको रोका जाए, और अब कॉलेजों की युवा पीढ़ी के साथ साथ
और ये चुनौती विद्यालयों में नशे का कारोबार करने वाले, स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी इसमें लपेट में लेने का उनके कदम बढ़ चले। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नशा मुक्त भारत अभियान का जो आह्वान किया है, ये आह्वान समाज से, पूरे देश से, सबसे किया है। हम सबको मिलकर इसकी चिंता करनी होगी। देश के 272 ऐसे संवेदनशील जिलों को चिन्हित किया गया है जहां पर नशा तरह तरह के रूप में लिया जा रहा है। चरस, हेरोइन, स्मैक, शराब या कच्ची घानी, ये तो लोकल लेवल पर ये छोटी चीजें हो गई हैं, लेकिन ये जो स्मैक, हेरोइन और लिक्विड रूप में जो बड़े बड़े नशों का प्रयोग बढ़ रहा है, हमारी युवा पीढ़ी को इससे बचाने की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी गलत दिशा में जब चल पड़ती है तो नशे की जब एक बार आदत लग जाती है, उसको जब समय पर वो नहीं मिलता तो उसको पूरा करने के लिए पहले घर का सामान चुराना शुरू करता है, फिर बाद में सार्वजनिक स्थानों से सामान चुराकर, किसी का मोबाइल या बाकी ऐसी चीजों को चुराकर वो नशे की आदत को पूरा करने में लग जाता है। 272 संवेदनशील जिलों को चिन्हित किया गया। इस बार हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, समाज से हम आह्वान कर रहे हैं कि 100 जिलों को नशा मुक्त बनाने के लिए, और इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, गृह मंत्रालय, हमारा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इन सबको मिलकर ये नशा मुक्त भारत अभियान में, जहां नशे के खिलाफ में आह्वान करने के लिए विभिन्न तरह की कार्यशालाओं का आयोजन करके, विभिन्न तरह की रैलियों का आयोजन करके, और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां पर इस तरह के व्यापक मात्रा में प्रयोग होता है, वहां पर इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से और नशे से भारत को बचाने का जो नशा मुक्त भारत अभियान है, इसमें पूरा देश एक राष्ट्र एक परिवार, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है, एक राष्ट्र एक परिवार, और ये जब उसमें भी राष्ट्र प्रथम, जब एक राष्ट्र एक परिवार की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कही जाती है तो पूरे देश को व्यापक रूप में ये हमारा परिवार है। देश में रहने वाले सारे बंधु बांधव, जाति, भाषा, वर्ग, प्रांत, इन सबसे उठकर ये हमारा परिवार है। इस परिवार के हितों के बारे में और हमको चिंतन के साथ में आगे बढ़ना। ये पोंगी हिल्स ट्राइबल सेंटर पर कल मैं गया था। वहां पर हमारे चंबा क्षेत्र में ग्रामीण अंचलों में जो सामान उपलब्ध होता है, उस उपलब्ध सामग्री के आधार पर बहुत अच्छी चीजों को बनाने का काम किया जा रहा है। उनसे हमने बहुत सारी जानकारी ली और हमने कहा कि जैसे सूरजकुंड का एक मेला आप लोगों ने सुना होगा, हस्तशिल्प के क्षेत्र में बहुत बड़ा, हथकरघा के क्षेत्र में बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है। उसमें मैंने इस तरह का चीजों का निर्माण करने वाले सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से लगभग 150 स्टॉलों को हमने बुक कराया था, और इस तरह के जो हमारे एनजीओ काम कर रहे हैं उन एनजीओ को उपलब्ध वो कराया गया, ताकि हमारे इस तरह के निर्माण करने वाले हमारे बंधु बहन हैं, उनको इस तरह के जागरूकता मेलों के माध्यम से भी वो विक्रय कर सकें। और देश में बाकी अन्य स्थानों पर भी जब इस तरह के मेलों का आयोजन किया जाता है तो उसकी भी जानकारी हम लोग पोर्टल के माध्यम से पहुंचाते हैं, ताकि अधिकाधिक संख्या में और हमारे बंधु इन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकें। समाज के सबसे अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी विकास की दौड़ में बराबरी पर लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई, जो काम किए गए, उनके बारे में आप सबके सामने बताने का मैंने प्रयास किया। और कुछ और आप लोग जानकारी चाहेंगे तो उसके बारे में भी, एक सीनियर सिटीजन होम, वरिष्ठ नागरिक गृह, वरिष्ठ नागरिक गृह देश के कई स्थानों पर यह देखने में आ रहा है कि जब घर के युवा अच्छी शिक्षा के उसमें घर को छोड़कर शहर में जाते हैं, शहरों के महानगर में वो कई बार विदेश में गए, वहीं पर बस के रह जाते हैं। अब घर में वृद्ध माँ बाप हैं, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं। कई वृद्धजन ऐसे होते हैं जिनके परिवार में कोई बच्चा नहीं होता है, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। तो ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी, और हर जिले में
एक वरिष्ठ नागरिक गृह को चलाने के लिए हम लोग उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। मैंने डीसी महोदय से यहाँ पर भी कहा है कि कोई अच्छा एनजीओ क्षेत्र में अगर काम करने के लिए आगे आता है जिसका सोशल ऑडिट हो रहा है और उसके बारे में अगर जानकारी मिलेगी तो वरिष्ठ नागरिक गृह के लिए ग्रांट उपलब्ध कराने का काम हम विभाग के द्वारा उसको करेंगे। एनजीओ के द्वारा नशा मुक्ति के क्षेत्र में कोई अच्छा एनजीओ अगर आगे आता है तो नशा मुक्ति केंद्र चलाने के लिए भी ऐसे एनजीओ के लिए भी वो ग्रांट उपलब्ध कराने का काम सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ऐसे ही जो हमारे डिसेबल्ड लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांगताओं के क्षेत्र में भी काम करने के लिए कोई अच्छा एनजीओ अगर आगे आता है और उसका 3 साल तक का ऑडिट हो चुका है तो दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ को भी वो ग्रांट देने के लिए हम लोग मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि दिव्यांगता के क्षेत्र में दिव्यांगों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को आगे बढ़ाकर, बहुत सारे दिव्यांगजन ऐसे हैं जिन दिव्यांगों के अंदर बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं लेकिन अवसरों के अभाव में वो प्रतिभाएं गांव में या मतलब छोटे शहरों में दबकर रह जाती हैं। तो इस वर्ष आप लोगों ने देखा कि टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ, टोक्यो ओलंपिक में जहाँ भी ओलंपिक होता है ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। जिस पैरा ओलंपिक खेलों में दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेते हैं, अभी तक हमारे देश से बहुत कम संख्या में दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेने के लिए जाते थे। पिछला जो ओलंपिक हुआ था उस ओलंपिक में मात्र 19 दिव्यांग हमारे देश से भाग लेने के लिए गए थे और 4 मेडल जीत कर आए थे। लेकिन इस बार हम लोगों ने 54 दिव्यांग खिलाड़ियों को पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए भेजा। उसमें 54 खिलाड़ियों में 19 मेडल हमारे देश के खिलाड़ी जीत कर आए। अबनी लखेरा का नाम आप लोगों ने कि अबनी लखेरा पहला मतलब गोल्ड मेडल जीत के वो मीडिया आई। तो ऐसे हमारे बहुत सारे दिव्यांगजनों ने जो 19 मेडल जीत कर आए, आज देश के दिव्यांग युवाओं में, दिव्यांग छात्रों में इस तरह का आत्मविश्वास का भाव जागृत किया है कि वो भी जो है ना, उनको भी अवसर मिलेगा तो वो भी समाज के लिए और देश के लिए मेडल दिलाकर गौरव बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इस संबंध में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ग्वालियर में एक दिव्यांग खेल केंद्र लगभग 170 करोड़ रुपए की राशि से वो बनने वहाँ पर जा रहा है। इस वर्ष लगभग वो पूरा हो जाएगा, जिसमें तरह तरह के खेलों के लिए कोर्ट बनाए जा रहे हैं। अच्छे कोच वहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। वहाँ पर रहने की और छात्रावास की सारी सुविधा दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर इस तरह के विदेशों में जाने के लिए जब दिव्यांग खिलाड़ी जाएंगे तो आवश्यकता पड़ने पर विदेशों के कोच भी बुलाकर उनसे भी प्रशिक्षण दिलाने के लिए भी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय इस दिशा में भी काम कर रहा है। इसके साथ ही साथ सीहोर में मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय मानसिक पुनर्वास संस्थान वो बनाया जा रहा है। वो भी लगभग इतने ही 170 करोड़ रुपये के आसपास वो भी बनने जा रहा है और उसका भी काम लगभग एक साल में उसका पूरा हो जाएगा, जहाँ पर राष्ट्रीय मानसिक पुनर्वास केंद्र के माध्यम से इस तरह के जो दिव्यांग होते हैं, जो बहुदिव्यांगता जिनमें होती है, जैसे वो खड़ा नहीं हो पाता, बैलेंस नहीं कर पाता है या वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, वो बड़ी मुश्किल मतलब आपकी तरफ देख पाता है, बोलने के लिए भी उसको बहुत प्रयास करके वो शब्द निकाल पाता है। तो ऐसे सारे मतलब विविध तरह की दिव्यांगता के क्षेत्र में हमारे अन्य संस्थानों के साथ ही साथ राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के माध्यम से, सीहोर के माध्यम से उनके जीवन में भी सुगम्यता लाने के लिए और सरकार प्रयासरत है। हमारे जो सुगम्यता अभियान चलाया गया, इस सुगम्यता अभियान में स्कूलों में से शुरुआत की गई, स्कूलों में और रैंप बनाए जाए ताकि वहाँ पर दिव्यांग बच्चा जा सके। आप देखते हैं कि रेलवे स्टेशनों पर आप जाते होंगे तो रेलवे स्टेशन पर सीढ़ियों के साथ साथ अब रैंप भी बनाए जा रहे हैं और रैंप के साथ ही साथ स्टेशनों पर दिव्यांगजनों के लिए उनके लिए शौचालय अलग से बनाया जा रहा है, जिसमें कि दिव्यांग व्यक्ति जो है ना वो सीधा वहाँ पर रैंप के माध्यम से शौचालय में जा सकेगा और उनके लिए वहाँ पर बैठने का, ग्रिल वगैरह का सारी सुविधाएं शासकीय भवनों में भी। और इस तरह के सुगम अभियान के अंतर्गत रैंपों को बनाने का काम दिव्यांगजनों को आने जाने के लिए, बस स्टैंडों पर, शासकीय कार्यालयों में भी इस काम को बढ़ाया जा रहा है। शासकीय कार्यालयों के साथ ही साथ एयरपोर्ट पर भी, वहाँ पर भी दिव्यांगजन आसानी के साथ में आ जा सकें। और जो स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो अब जो बसें जो बन रही हैं उन बसों में इस तरह की सुविधा के लिए अनिवार्य किया जा रहा है, जिसमें पीछे की तरफ वो एक बस से मतलब प्लेटफॉर्म नीचे आएगा जिसमें दिव्यांग छात्र अपने उसमें
चेयर के साथ में उसमें जाएगा, वो लिफ्ट होगा, ऊपर जाएगा और स्कूल में पहुंचने पर वो निकल सकेगा। इस तरह से समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में सरकार, चाहे वो दिव्यांगता का क्षेत्र हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन का क्षेत्र हो, चाहे वो नशा मुक्ति का क्षेत्र हो, हमारे अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा के साथ साथ उनके कौशल विकास के लिए और उनकी उच्च शिक्षा के लिए, वरिष्ठ शिक्षा के लिए, हमारे इन दिव्यांग छात्रों के लिए, ओबीसी छात्र छात्राओं के लिए, हर क्षेत्र में सरकार काफ़ी प्रगड़ता के साथ में इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। बहुत बहुत